बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। 21 साल तक बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हैं और अब बिहार की कमान आ गई है सम्राट चौधरी के हाथों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस नए मंत्रिमंडल में किसे सबसे ज्यादा ताकत मिली, कौन बना सबसे पावरफुल मंत्री, और सबसे जरूरी इसका असर बिहार के छात्रों, नौकरी और टीआरई 4 जैसी भर्तियों पर क्या पड़ेगा। आज हम करेंगे बिहार के नए मंत्रिमंडल का पूरा एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनूप इंस्पायर बिहार और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के नए मंत्रिमंडल की, जिसमें बीजेपी और जदयू ने मिलकर बड़ा राजनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन में कुल 32 मंत्रियों को शामिल किया गया। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा दो चीजों की हो रही है, बीजेपी की बढ़ती ताकत और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री। सबसे पहले बात करते हैं नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी लंबे समय से बीजेपी के मजबूत ओबीसी चेहरे माने जाते हैं। बीजेपी ने इन्हें सीएम बनाकर एक बड़ा कास्ट और पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी अब बिहार में अपने डायरेक्ट लीडरशिप मजबूत करना चाहती है। यही कारण है कि इस बार कैबिनेट में बीजेपी को सबसे ज्यादा 15 मंत्री पद मिले, जबकि जदयू को 13 सीटें मिली। यही यानी साफ है कि बिहार की राजनीति में बीजेपी पहले से ज्यादा पावरफुल होकर उभरी रही है। निशांत कुमार, नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन अब उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। निशांत को हेल्थ मिनिस्ट्री मिलने की चर्चा सबसे ज्यादा रही। ऑपोजिशन इसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स बता रही है, जबकि जदयू इसे लीडरशिप ट्रांजिशन कह रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार आने वाले समय में जदयू का नया चेहरा बने। कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें एग्रीकल्चर जैसा बड़े विभाग की जिम्मेदारी मिला है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा काम होता है तो इसका असर सीधे गांव और किसानों पर पड़ेगा। अशोक चौधरी, जिनको ग्रामीण कार्य विभाग मिला है। अशोक चौधरी जदयू के सबसे एक्सपीरियंस नेताओं में गिने जाते हैं। दलित और महादलित पॉलिटिक्स में इनकी अच्छी पकड़। और तीसरे हैं संतोष कुमार सुमन, जिन्हें लघु जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। हम पार्टी से आने वाले संतोष सुमन भी कैबिनेट में शामिल हैं। ये जीतन मांझी के बेटे और एनडीए ने इन्हें साथ रखकर दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। चौथे नाम है दिलीप जायसवाल, जिन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनाया गया है। दिलीप जायसवाल को बीजेपी का स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल लीडर माना जाता है। कैबिनेट में उनकी मौजूदगी बीजेपी के अंदर उनकी मौजूद पकड़ दिखाती है। और पांचवें नंबर पर है श्रवण कुमार, जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। श्रवण कुमार लंबे समय से नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में शामिल रहे हैं। डेवलपमेंट और रूरल पॉलिटिक्स में इनकी मजबूत पहचान है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इस नए मंत्रिमंडल का असर बिहार की भर्ती और टीआरई 4 पर पड़ेगा। देखिए, बिहार में लाखों छात्र अभी टीआरई 4 नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट भी हो रही है। ऐसे में नई सरकार और मंत्रियों पर प्रेशर बढ़ेगा कि वे जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट तेजी से काम करते हैं तो टीआरई 4 नोटिफिकेशन जल्द आ सकता है। युवाओं की नजर अब सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि जॉब्स और रिक्वायरमेंट पर भी है। आरजेडी और अपोजिशन लगातार इस मंत्रिमंडल पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस भी है और ज्यादातर मंत्री करोड़पति हैं। अपोजिशन इसे पावर बैलेंसिंग कैबिनेट बता रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार का नया मंत्रिमंडल सिर्फ सरकार नहीं बल्कि 2026 और आगे की राजनीति की दिशा तय करने वाला कैबिनेट माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये सरकार सिर्फ राजनीतिक संतुलन बनाती है या बिहार के युवाओं को नौकरी, भर्ती और विकास पर बड़े फैसले भी देती है। आपको क्या लगता है, क्या यह मंत्रिमंडल बिहार के लिए बेहतर साबित होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल अनूप इंस्पायर बिहार को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।